चलिए क्लास 7 के सोशल साइंस में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे। तो हिस्ट्री जो है स्टडी किस चीज़ का है, तो हिस्ट्री में हम लोग कोई भी घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो घटना सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घटना कब हुआ। ये जानने के बाद घटना कब हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घटना कहाँ हुआ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है हिस्ट्री के लिए क्या हो जाता है कि घटना का जो है कब हुआ, कौन से टाइम में हुआ। और टाइम के बाद जो है महत्वपूर्ण है कि किस एरिया में हुआ, उसका कुछ रेफरेंस, कुछ लिंक होगा, इस वजह से वहाँ पे ये घटना हुआ होगा। और देन जो है हम लोग पढ़ेंगे कि यह घटना हुआ तो कैसे हुआ। इस घटना के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री है इवेंट ऑफ पास्ट, जो भी पहले के टाइम में जो घटना हुआ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, खास ऑर्डर में जो है स्टडी करते हैं। कौन सा घटना के बाद क्या घटना जो है घटा, तो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट का बात करेंगे। क्रोनोलॉजी में हम लोग इतिहास में स्टडी करेंगे। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो है आर्थिक आधार पे, ऑर्गेनाइजेशन पे जो है अगर देखें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये भारत का अगर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड का बात करेंगे तो ये डिफरेंट होगा, और यूरोप के जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का बात करेंगे तो कुछ और होगा। तो ये हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं। और ये जो है पीरियड कैसे डिवाइड होता है, तो खास खास फीचर्स के द्वारा हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ऐसा फीचर जो कि एंशिएंट टाइम में था, वो फीचर जो है चेंज होकर कुछ नया फीचर जो है आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला, जो कि मेडिवल पीरियड में था लेकिन एंशिएंट में नहीं था। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। मेडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड का समय जो है 700 CE टू 1200 CE तक जो है जाता है, और लेट मेडिवल पीरियड जो है 1200 CE टू 1700 CE तक जो है कवर होता है। इंडिया का जो है नाम शास्त्र में रिफर किया गया है भारतवर्ष के रूप में और जम्बू द्वीप के रूप में। ऋग्वेद में जो है भारत का नाम आर्यवर्त के रूप में जो है डिस्कस किया गया है, और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको आर्यंस कहा गया। तो इंडिया का अलग अलग अगर डॉक्यूमेंट देखेंगे हम लोग, लिटरेचर देखेंगे, तो उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ और भी हम लोग स्टडी करें तो उसमें देखेंगे, जैसे इंडिया जो है आपका जो आया है वर्ड, इंडिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। और ये ग्रीक वर्ड कहाँ से आया, तो इंडस रिवर के जो आसपास का जो एरिया था उसको इंडिया कहा गया। तो इंडस का है हिंदी में जो है नाम, उसको सिंधु नाम से पुकारा जाता था। इंडस क्या है, एक रिवर है जिसके आसपास सिविलाइजेशन डेवलप किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है। और इसको जो है सिंधु को जो है ग्रीक लोग इंडस कहते थे, और इंडस से जो है नाम ड्राइव हुआ है इंडिया। ठीक है। आर्यंस जो है इस रिवर को, जो इंडस रिवर है उसको सिंधु कहते थे, और पर्शियन ने सिंधु उनको बोलने नहीं आया तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा, हिंदू कहा। और ये हिंदू नाम से जो है आपका हिंदुस्तान डराइव हुआ है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, उनको क्या कहा गया, तो हिंदुस्तान कहा गया। और जो भारत जो है, जो कि हम लोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिलता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया के रूप में जो नाम मिलता है, ये संस्कृत नेम है। और ये संस्कृत नाम जो है भारत यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये कंट्री का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पे, भारत राजा के नाम पे जो है आपका भारत यहाँ का नाम पड़ा है। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग वर्ड का मीनिंग जो है समय के साथ चेंज करता है। जैसे कि इंडिया का ही नाम लेता है, तो इंडिया का नाम 13वीं सेंचुरी में जो है इंडिया जो है कवर करता था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड था, उतने एरिया को हिंदुस्तान कहा गया। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो ज़मीन था इसको रिफर करने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया गया। अब 16वीं सेंचुरी में हम देखेंगे तो ये जो है इंडिया कवर करता था क्या, तो बाबर के अनुसार ये हिंदुस्तान का मतलब था कि इंडिया यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो ज़मीन है और हिमालय और विंध्या के रेंज के बीच का जो ज़मीन है, उस एरिया के जियोग्राफी, वहाँ का फाउना, ठीक है, वहाँ का जानवर, वहाँ का कल्चर, इस एरिया का जो कल्चर है, इन सबको इंक्लूड किया गया हिंदुस्तान में बाबर के अनुसार। तो ये वर्ड देखिए समय के साथ चेंज कर रहा है। 19वीं सेंचुरी में यही इंडिया जो है, इसका जो है इसका अर्थ है कि आपका पूरा का पूरा
भारत, संपूर्ण भारत, यानी कि नॉर्थ इंडिया भी और साउथ इंडिया भी। पहले के टाइम में 16 और 13 सेंचुरी में इंडिया में साउथ इंडिया कभी शामिल नहीं था, यानी कि बाबर के अनुसार भी साउथ इंडिया इंडिया में शामिल नहीं था, और मिनाज सिराज के अनुसार भी जो है इंडिया भारत में शामिल, मतलब साउथ इंडिया जो है भारत में शामिल नहीं था, केवल नॉर्दर्न इंडिया को इंडिया में रखा गया। लेकिन 19वीं सेंचुरी ब्रिटिश के दौरान जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों को इंक्लूड करके इंडिया कहा गया है। तो मेडिवल पीरियड में आखिर क्या क्या चेंजेस हुए, जो खास बात है कि क्यों आखिर इसको मेडिवल पीरियड कहा गया, एंशिएंट से क्या डिफरेंट था। तो एंशिएंट से इसमें डिफरेंस ये था कि डिफरेंस आपको कल्चरल डाइवर्सिटी में देखने के लिए मिलेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। कुछ यहाँ के लोकल इन्विटेंट थे, कुछ बाहर के लोग यहाँ पे आए, तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है। डाइवर्स कल्चर, बहुत सारे कल्चर जो आज भी देखने के लिए आपको इंडिया में मिलेगा। जैसे देख सकते हैं राजस्थान का कुछ और कल्चर है, बिहार का कुछ और कल्चर है, यूपी का कुछ और कल्चर है, साउथ इंडिया में कल्चर डिफरेंट है, बंगाल में कल्चर डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है आपको आज भी ये कल्चर डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो मेडिवल इंडिया में आपको डिफरेंसेस कल्चर का कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। क्या क्या चेंजेस हुआ मेडिवल पीरियड के दौरान, तो सबसे पहले रीजनल किंगडम यानी क्षेत्रीय जो है साम्राज्य का उदय हुआ, यानी पूरा जो कंप्लीट इंडिया था उसमें अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग साम्राज्य बनते गए, छोटे छोटे जो है साम्राज्य बनना शुरू हुए। और इसी के साथ साथ मेडिवल पीरियड में जो है राजपूतों का उदय हुआ नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में। टर्क यानी टर्की से लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट भी मेडिवल पीरियड के दौरान में हुआ। मुगल एम्पायर भी जो है आपका, उसका भी सेटिंग अप, उस भी जो है मुगल एम्पायर भी आपका मेडिवल पीरियड के दौरान ही बना। इसके साथ साथ जो है आपका नए जाति, नए ट्राइबल ग्रुप्स और रूरल और अर्बन एरिया में जो डिफरेंसेस था वो जो है डेवलप किया, यानी नए नए जाति का भी उदय, ट्राइबल ग्रुप्स का उदय हुआ, साथ में जो शहर और गांव में जो है डिफरेंसेज वो बढ़ता गया। व्यापार में भी फ्लरिशमेंट हुआ, यानी व्यापार भी तेजी से ग्रो किया, और हिंदुइज्म को रिवाइव कराया गया भक्ति मूवमेंट के द्वारा, यानी कि जो हिंदुइज्म जो है धीरे धीरे डेवलप पीछे पिछड़ता जा रहा था, बहुत सारी कुरीतियां जो है हिंदुइज्म में आ रही थी, उसको जो है सुधारने के लिए भक्ति मूवमेंट शुरू किया गया। और उसी के दौरान जो है आपका सूफी मूवमेंट, इस्लाम में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए जो है सूफी मूवमेंट शुरू किया गया। और आर्ट और आर्किटेक्चर में भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया। तो इस टाइप के जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेंगे मेडिवल पीरियड के दौरान। बहुत नए नए सारे टेम्पल भी जो है आपके मेडिवल पीरियड के दौरान बनाए गए। तो इस इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलता है, आखिर ये इतिहास कैसे हम लोग को पता लगेगा। तो इस इतिहास को पता लगाने के लिए बहुत सारे हम लोग के पास सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिसके द्वारा हम लोग इतिहास का पता लगा सकते हैं कि ऐसा घटना हुआ होगा। जो बचा हुआ अवशेष है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पिछला जो बचा हुआ अवशेष है जो पहले के टाइम में था और उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसके स्टडी से हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं। जैसे मॉन्यूमेंट्स के रूप में टेम्पल्स है, फोर्ट, मॉस्क, इनके द्वारा हम लोग स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री को, मेडिवल हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाता है उस समय का बचा हुआ अवशेष से, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम। तो इनके द्वारा उस समय का आर्टिस्टिक आइडिया का पता चलता है, कल्चरल आइडिया का और इकोनॉमिक हिस्ट्री का पता चलता है। क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस सिक्कों से पता चलता है, क्योंकि सिक्कों के ऊपर जो है अलग अलग महाराजा राजा का जो है आपका कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा भी हुआ रहता था, इसके साथ साथ उनका जो है फोटो भी बना रहता था, इमेजेस बने रहते थे। इंस्क्रिप्शन जो है आपका मेटल्स पे और पत्थरों पे जो है लिखाया जाता था कि रूल्स और जो रेगुलेशन जो है राजा तय करता था, वो जो है आपको इंस्क्रिप्शन के रूप में देखने के लिए मिलता था। और इसके द्वारा जो है हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि उस दौरान क्या हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका स्कल्पचर, यानी कि आपका मूर्ति कला। मूर्ति कला भी उस समय इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गॉड और गॉडेस का इमेजेस बना के लोग टेम्पल में पूजा करते थे, जैसे जैन टेम्पल खजुराहो में। लेकिन ये जो है आपका इमेज का जो कल्चर था उसको इंड कर दिया गया मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि वो आइडल का पूजा यानी कि मूर्तियों का पूजा नहीं करते थे। लेकिन अकबर ने फिर से इसको रिवाइव करने का कोशिश किया। नेक्स्ट सोर्स है हम लोग का लिटरेरी सोर्स, यानी कि लेखन के द्वारा जो कुछ सोर्सेज हैं जो बचे हुए आज भी हैं, उसके स्टडी से हम लोग मेडिवल के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ सकते हैं।
जैसे राजा महाराजा के कोर्ट के अंदर यानी कि उनके राज दरबार के अंदर कुछ लिखे जाते थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे, या फिर राजा महाराजा के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा जाता था, कोई और लिखता था या खुद लिखते थे तो ऑटोबायोग्राफी, जो खुद लिखेंगे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। या फिर कोई पिलग्रिम्स जो है घूमने आया किसी और देश से किसी दूसरे कंट्री में, तो वो लोग भी जो है अपने हिस्टोरिकल अकाउंट को जो भी देखा करते थे उसको लिखते थे। तो इस तरह से जो है लिटरेरी सोर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में, कंटेम्प्रेरी राइटिंग के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। अल बरूनी ने जैसे एन इंक्वायरी इनटू इंडिया जो है आपका बुक लिखा, तबाकत नासरी मिनाज आय सिराज के द्वारा लिखा गया, अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। कुछ बायोग्राफी और मेमोइर्स जो हैं यादाश्त के रूप में लिखे गए हैं, जैसे फुतरत ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे जो है फॉरेन ट्रैवलर्स जो है आते थे घूमने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो लोगों ने भी जो है अभी यहाँ देखा उसको जो है अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा करते थे, अपने डायरी में लिखा करते थे। जैसे इब्न बतूता अफ्रीका का था जो इंडिया आया था, अब्दुल रज़ाक निकोला कांटी इटालियन था, वो भी भारत में जो है आया घूमने और अपने अकाउंट में उसको नोट किया गया। तारीख हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अल बरूनी महमूद गजनवी का एक कोटियर था, यानी कि उसके राज दरबार में काम करने वाला व्यक्ति था, और वो भारत में रह के जो है संस्कृत सीखा, और संस्कृत के सीखने के साथ बहुत सारे हिंदू जो रिलीजन थे उसके जो ग्रंथ था उसको ट्रांसलेट भी किया। यानी टेक्स्ट जो है यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक रिलीजियस यानी धर्म से जुड़ा हुआ, एक नॉन रिलीजियस यानी कि उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, यानी सेक्युलर टेक्स्ट कह सकते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट का एग्जांपल जैसे रामायण और महाभारत हो गया, और रिलीजियस टेक्स्ट में जैसे ट्रैवलर अकाउंट या फिर कोर्ट का जो आपका अकाउंट है, कोर्ट्स का जो कुछ भी लिखा हुआ है, राज दरबार का लिखा हुआ, तो उसको नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कहेंगे। और हिस्ट्री जो वर्ड ड्राइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिका से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे आपका एंड होता है पहला चैप्टर।